Good morning, children. Fifth lecture, chapter 3, current electricity. अभी तक हम जो कर चुके हैं उसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. हमने देखा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड एज करंट. सो पहला फॉर्मूला जो आपको बताया गया था दैट वाज I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इस पर भी बोला गया था दैट इज इक्वल टू एन ई बाई टी. दिस इज़ व्हाट वी यूज टू डू. अब आई इंस्टेंटेनियस करंट को निकालते थे तो वी यूज टू से डिफ्रेंशिएट कर डी क्यू बाई डी टी. अगर यहाँ से अगर आपको चार्ज निकालने को दे दिया जाए देन डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी किया जाता है, और क्यू निकालना है दैट मीन्स इट इज़ एन इंटीग्रल ऑफ डी क्यू एंड आई डी टी. टाइम, अगर टाइम वेरिएबल करंट दिया हुआ है तो यहाँ लिमिट्स डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस वॉज द सेकेंड थिंग विच आई टॉट यू इन दिस यूनिट. देन वी हैड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे कि बहुत स्लो कम वैल्यू है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस इट. वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था उसका फॉर्मूला हमारा आपको बताया था जो एक्सेलरेशन लगता है, जो कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते नहीं हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बार बार पॉजिटिव आयंस के साथ या कर्नल्स जिनको कहते हैं उनके साथ टकराने के कारण वो जो जितना भी उसने वेलोसिटी गेन किया था ज़ीरो हो जाती है. एंड टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम हर दो कोलिजन्स के बीच में, और यहाँ पर ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं विच कैन बी रिटन एज. फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, m upon tau, force upon mass, force is E into E. Then फोर्थ चीज़ हमने की थी दैट वाज द करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था वडीना, आपने याद रखना है. n is number density of the electrons in the conductor. Then we had resistance, R was equal to इसके लिए भी मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया था मिलीकॉन नीटा, है ना. सिक्स्थ वॉज द रेजिस्टिविटी, रोना नहीं, मैंने देना, मैंने मतलब एम, है ना, मैंने देना नीट का एग्जाम. सो दिस इज द रेजिस्टिविटी. देन ओम्स लॉ हमने किया दैट वाज इक्वल टू आई इनटू आर. ओम्स लॉ से ही वेक्टर फॉर्म में जब लेकर गए तो करंट डेंसिटी की इंट्रोडक्शन हुई. इसका इक्विवेलेंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ई, so that was E is equal to J vector and this rho was there dot, and then this was further written as that J can be written as E upon rho or it is sigma into E, जो कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था. इसमें एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर इस करंट ये वाले फॉर्मूला को भी अगर J के टर्म्स में हम लिख सकते हैं दैट I अपॉन ये कर दें तो इसको वी डी ई एन ऐसे ही रह जाएगा. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस कई बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे करंट डेंसिटी के टर्म में दे देते हैं, तो दिस इज जे अपॉन वी डी ई एन. सो वी डी इज इक्वल टू जे अपॉन ई एन और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई अपॉन ई एन. तो इस तरह से भी कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है. दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट 4 लेक्चर्स. ये क्विक रिविजन था, और ये हर बारी मैं जब शुरू नया टॉपिक करती हूँ आई ऑलवेज कवर द थिंग्स जस्ट आपको रिकलेक्ट करने के लिए कि इतने फॉर्मूलाज बच्चे आप लोगों को याद होने चाहिए. नाउ टुडे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. तो आपको मालूम है रेजिस्टेंस के लिए मैंने अभी बच्चे आपको बताया R इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू मिली कौन मिली नीटा, और यहाँ पे रो के लिए क्या बोला, रोना नहीं मैंने देना नीट का एग्जाम. सो दिस इज व्हाट वी हैव रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के लिए. तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. सो इसके ऊपर इसकी डायमेंशंस, पहली चीज़ आर डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, दैट इज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है. जो रो है नॉट डिपेंडिंग ऑन डायमेंशंस. तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे देते हैं कि आपने कोई वायर है उसकी को, जैसे भी हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे रेजिस्टेंस के बहुत सारे, कि अगर उसको खींच दिया जाता है या उसको
शॉर्ट कर दिया जाता है, तो कंप्रेस कर दिया जाता है, तो रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशंस है। अच्छा, एक और चीज़, एक फॉर्मूला और मैं तुम्हें, ये कंप्रेशन एंड इसका एक चीज़ न्यूमेरिकल्स में जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ फॉर कंप्रेशन वाले क्वेश्चंस आए या फिर एक्सपेंशन, इसको आपने खींच के बड़ा किया हुआ है ना, तो अगर इस तरह के एक्सटेंशन के क्वेश्चंस आते हैं वायर के, ठीक है, तो इसमें जो न्यू रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वायर इन टू आर। तो एन जो होता है दैट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स जो लेंथ है वो आप इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ चलती है। और इसमें एक चीज़ याद रखते हैं जो यूज़ करने वाली होती है, दैट इज़ इनिशियल वॉल्यूम इज़ ऑलवेज इक्वल टू द फॉलो फाइनल वॉल्यूम। ये तो हुआ किसका, जब हम क्वेश्चंस करते हैं रेजिस्टेंस के। अगर कहीं लेंथ और एरिया के साथ वेरिएशंस आ जाती हैं तो और आपसे क्वेश्चन आ जाता है रेजिस्टिविटी के लिए, तो रेजिस्टिविटी इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती, राइट, देयर विल बी नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी विद द डायमेंशन। तो पहला पॉइंट इसका हो गया। सो दिस इज़ फर्स्ट थिंग वी हैव। सेकेंड, अगर यहाँ देखें तो ये एन पर डिपेंड, एम और ई तो चलो कांस्टेंट है, इसमें भी एम ई, सो आर डिपेंड्स ऑन एन, दैट इज number density of मटीरियल है ना। तो इसका मतलब इट इज़ डिपेंड, रेजिस्टेंस जो है मटीरियल पर डिपेंड करता है, सो दैट इज़ मटीरियल डिपेंडेंट है ना, मटीरियल डिपेंडेंट है। ये भी रो इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एन। तीसरी चीज़, आर जो है डिपेंडेंट है ऑन टाउ, दिस इज योर, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। कैसा डिपेंड हो रहा है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। रो में भी वही है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। तो जब भी हम ये चीज़ें, रिलैक्सेशन टाइम क्या था, दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच का जो टाइम था, एवरेज टाइम जो है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे कर्नल्स के साथ दे कोलाइड्स, दे हैव डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट रिलैक्सेशन, तो ओवरऑल इफेक्ट जो उनका एवरेज हम निकाल लेते हैं उसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये आपके फैक्टर्स है जो कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये अफेक्ट अगर हमने देखना है तो पहले हम लेते हैं कंडक्टर्स को, ठीक है। तो दोनों में ही हम देख रहे हैं सेम से ही है, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा था आपका कि ये इसके डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है, वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। नाउ कंडक्टर की बात करते हैं, तो जनरली कंडक्टर में ऐसे तो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है ना। अब टेम्परेचर के साथ इसकी जो वेरिएशन है कंडक्टर्स की, temperature, and if I take the resistance or I take the resistivity, तो temperature के लिए जो ग्राफ आता है something like this it comes, right, then here it's nearly straight, ये straight हो गया, थोड़ा सा शुरू में ऐसा है and then it's straight. So what we see is that when temperature is increase, what happens? So in conductors, when temperature is increased, मैं थोड़ा सा ऐसा एरो ऊपर है तो समझना है इंक्रीज की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, collision, this implies faster is the collision, faster is collision of electrons with the kernel. तो क्या हो जाएगा, दिस implies that relaxation time decreases and R is inversely proportional to tau. This implies that resistance is, अब देखो रिलैक्स, ये क्या हो रहा है, टाउ डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहाँ से जो कंक्लूजन हमारा निकलता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है
तो फास्टर इज द कोलिशन of electron with kernels, therefore relaxation time decreases and resistance is inversely proportional to tau, implies that resistance increases. यानी आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, that with temperature, यहाँ आपका जो कंक्लूजन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, अब आप ये देखिए दूसरी तरफ इफ़ेक्ट देखते हैं. अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, नाउ द सेकेंड साइड हम देखेंगे तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे विल ऑल्सो इंक्रीज. एन इज़ गोइंग टू इंक्रीज, n that is number density of electron increases. अगर ये number density of electron increase होती है and R is, this implies R is inversely proportional to N. So what does it implies? ये चीज़ क्या इम्प्लाई करेगी, दैट आर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज नंबर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, एन दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पर ये कंक्लूजन आ रहा है इस वाले पार्ट में, दैट विद टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग. अब देखो एक ही चीज़ है कंडक्टर में, यहाँ ये कह रहा है ये और यहाँ ये कह रहा है कि टेम्परेचर किस उल्टा हो जाएगा. चाहे आप इसको रेजिस्टेंस लीजिए, चाहे आर लो और रो, आर और रो दोनों चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं. आर डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा है, इसके पर मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरी हाई. सो ज़रा सा उसमें नंबर ऑफ़ टेम्परेचर के इंक्रीज से जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे भी तो वो उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं करेगा. ये वाला पार्ट जो आपका डोमिनेट कर जाता है. सो बट देयर आर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन per meter cube of conductor. There are already इतने मीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो हैं वो होते हैं पर मीटर क्यूब में ऑफ कंडक्टर. देयरफॉर इंक्रीज इन n due to temperature increase has no much effect, and the effect of change in relaxation time is dominated. Therefore, in conductors, with increase in temperature, resistance and resistivity both increases. क्लियर हो गया? दोनों चीज़ें आपको क्लियर बता दी कि जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं ज़्यादा फास्टर हो जाती है कोलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द कर्नल्स. सो रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिशन के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इम्प्लाई करता है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होएगी. ये भी पॉइंट भी मुझे यहीं लिखना चाहिए था. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ होती है एंड द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है that is inversely proportional to n. This implies that R or resistance, R and rho and R, कुछ दोनों के लिए आपको एग्जाम में अगर रेजिस्टेंस पूछा है आप रेजिस्टेंस के लिए लीजिए, अगर आपको रेजिस्टिविटी के लिए पूछा है आपको ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. इस फॉर्मूले से आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है. तो रिलेशन यू हैव टू राइट कि ये रिलेशन है, इस हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं. ये बात थी कंडक्टर की. अब हम देखते हैं कि सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है. इफ़ आई गो फॉर द सेमी कंडक्टर,
सेमीकंडक्टर्स में जो इसकी वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, दैट ग्राफ ऑल्सो यू टू रिमेंबर कि इसका इस तरह का ग्राफ आता है. R or rho if it is there and this is a temperature, this type of graph you have. Okay. Now again here also you'll do the same thing. Now as temperature increases, what this will imply, what collision of free electron with पॉजिटिव आयन बोलो चाहे कर्नल्स बोलो, है ना, कर्नल्स इंक्रीजेस विच इम्प्लाइज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड आर और रो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, विच इम्प्लाइज दैट द resistance or resistivity are going to, this is decreasing so this will be increasing. यानी यहाँ पर हमारा क्या कंक्लूजन आ रहा है, जैसा उसमें आया वैसे ही आया, that with the increase in temperature the resistance or resistivity is also increasing. तो इसमें भी ऐसे ही होना चाहिए. लेकिन और दूसरी बात, अगर नंबर डेंसिटी की बात की जाए, ये तो इधर की हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, when the temperature is increased then है ना, ये इधर पे, then what happens, number density of इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज, and R oblique rho is inversely proportional to N. So this implies that the resistance is going to decrease. Inverse relation है, N बढ़ गया, R ये decrease हो जाए, R is going to decrease, R और rho going to decrease. तो यहाँ पे हमारा conclusion क्या आ गया, that with the temperature is increased then the resistivity or the resistance decreases. बिल्कुल सेम जैसा कंडक्टर में है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर के पास negligible but at room temperature semiconductor has negligible free electrons, and as temperature is increased, N increases tremendously. That is a free, like, increases, that is increase in फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे इसी सेमीकंडक्टर्स में, इसका इंक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग, इफेक्ट ऑफ दिस इज डोमिनेटेड, दिस इफेक्ट, इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट हो जाता है. सो हेंस इफेक्ट ऑफ नंबर डेंसिटी इज सिग्निफिकेंट, which implies for semiconductor increase in temperature will increase the resistance or the decrease the resistance or resistivity. ठीक है, डिक्रीज कर देगी. इस वाले में आपका रिलैक्सेशन टाइम यहाँ लिखा था
बट देर आर ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन की इसके इंक्रीज का कोई मच इफेक्ट नहीं होता. एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलैक्सेशन टाइम इज डोमिनेटेड और सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर ये वाला सिग्निफिकेंट, ये फैक्टर से ये वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट है. दिस इज सिग्निफिकेंट कंडक्टर्स में, और सेमी कंडक्टर्स में ये वाला फैक्टर सिग्निफिकेंट हो जाता है. दिस इज सिग्निफिकेंट. ठीक है, होता है दोनों ही चीज़ें, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है, इसीलिए टेम्परेचर के इंक्रीज होने से द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज. अब आते हैं हम अलॉय पे. अलॉयज देखते हैं. इसमें से हम मेनली, मैं जो नाम लिखूंगी यहाँ, हम जो आगे यूज़ भी करने वाले हैं, नाइक्रोम, मैग्नन, कॉन्स्टेंटिन, ये जो हैं हम लोग मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर वगैरह में भी इसका यूज़ करने वाले हैं. सो ये इनके ऊपर जो है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है नियरली अनअफेक्टेड होते हैं ये विद द टेम्परेचर. दे आर as temperature increases, resistance and resistivity of alloys are nearly unaffected. इनके ऊपर अफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ये जो आपका जैसे टेम्परेचर इंक्रीजेस में भी ऐसे ही लिखना है आपने कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे देन व्हाट विल हैपन. कोलिशन जो है वो इसमें भी ऐसे ही होता है. कोलिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीजेस, है ना. कोलिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसके साथ? विद कर्नल्स इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि इम्प्लाई करेगा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो गया. एंड आर एंड रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के लिए, तो जो इम्प्लाई करेगा कि जो रेजिस्टेंस या फिर आपका जो रेजिस्टिविटी है इसने जो है इंक्रीज़ हो जाना है. ठीक है. और अगर इस तरफ को देख लें, इधर को चलते हैं, तो इस तरफ को चलेंगे तो क्या हो जाएगा? देयर आर टू वेज ना. टेम्परेचर इंक्रीजेस, then this also can happen. then यहाँ collision भी हो सकता है. then number density of electron will also increase, therefore resistance or resistivity decreases. but हर जगह बट लग रहा है ना. बट इन अलॉयज ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम टाउ एंड number density of electron compensate each other, बराबर होते हैं, compensate each other. so the result is alloys are nearly unaffected by the temperature variation. इसके ऊपर नहीं करती. इस वाले में तो पीछे इसमें क्या, इसमें कौन डोमिनेट कर जाता है? ये नंबर डेंसिटी वाला फैक्टर सेमी कंडक्टर्स में, और इस वाले में ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये वाला फैक्टर कर जाता है. इसीलिए यहाँ पे
increase in temperature increases the resistance or resistivity, यहाँ increase in temperature decreases the resistivity or resistance, और यहाँ पर कोई alloy में affect नहीं होता है. Now अब नई term जो हम पढ़ने वाले हैं that is temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of a resistance, इसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है. आपको सीधे डायरेक्ट डेफिनेशंस इनकी दी होती हैं, बट आई विल एक्सप्लेन दैट फ्रॉम वेयर द डेफिनेशन इज कमिंग फर्स्ट. नाउ सपोज कर लो यू हैव अ वायर whose temperature, whose initial temperature is say T, and it is increased to a certain temperature. dt से उसका temperature जो आप increase कर देते हैं. So let a wire is heated and temperature, new temperature है, and temperature reached is T से वो क्या हो गई है अभी T plus dt हो गई है, and resistance changes from R0 to R0 plus dr. उसके रेजिस्टेंस में भी बदलाव है. वी डोंट नो वेदर इट इज इंक्रीज और हाँ वैसे टेम्परेचर के साथ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होता है. दिस इज व्हाट द टेम्परेचर में चेंज आया. तो एक्सपेरिमेंटली it was observed that जो change in resistance है, change in resistance dr depends on dr, ये proportional होता है dt के, that is change in temperature, और proportional होता है initial resistance के. ठीक है, इन चीज़ों के होता है. तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू dr इज कैन बी रिटन एज प्रोपोर्शनल टू r0 dt, और dr कैन बी रिटन वेन एवर फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू बदलते हैं वी यूज़ अ कांस्टेंट ऑल्सो. वो कांस्टेंट अल्फा आ गया r0 dt. दिस इज व्हाट r0 अल्फा जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अभी अल्फ़ा को हम यहाँ डिफाइन आउट नहीं कर पाते. अब सपोज यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकालनी है टू नो न्यू रेजिस्टेंस. आर, ये जो आर की जो फाइनल वैल्यू चेंज जो कंप्लीट हो रहा है वो कितना है. तो छोटा सा चेंज हमने दिया. सो द चेंज और यू कैन से द न्यू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट विल भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. अगर इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, dr विल बी इक्वल टू अल्फा r0 dt एंड इंटीग्रेटिंग. ठीक है, नाउ r0 इसका लिमिट लगा देते हैं. जब ये टेम्परेचर मान लीजिए T इनिशियल है और T फाइनल टेम्परेचर पे पहुंच गया, R0 इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस है, R फाइनल इसकी फाइनल रेजिस्टेंस है, निकालनी है हमने. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, dr का आंसर आ जाएगा R
लोअर लिमिट R0, अपर लिमिट R5 इज इक्वल टू अल्फ़ा, इसमें कांस्टेंट है, R0 जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू वो कांस्टेंट है, dt का आंसर आ जाएगा t, t इनिशियल t फाइनल। आप लिमिट्स डाल दीजिए, इट विल बी R फाइनल माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा R0 t फाइनल माइनस t इनिशियल, है ना, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इसमें RF को अकेला छोड़ दीजिए। फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, ये R0 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, बुक में तो सीधे दे देते हैं R इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फ़ा R0 t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये आया कहाँ से, दिस इज व्हाट द फैक्टर भी है। RF इज इक्वल टू R0 आप बाहर निकाल दीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा t फाइनल माइनस t इनिशियल, और इसको आप डेल्टा t भी लिख सकते हैं। सो RF इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी टेम्परेचर, दिस इज़ व्हाट वी हैव। आप इसी को अगर आप रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिखना चाहें तो ये चीज़ आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ उसमें भी ले सकते हैं। सो इफ़ दिस इज़ व्हाट वी हैव, यहाँ से आपका जो फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको यहाँ भेज देते, ये पिछले वाले स्टेप पे देखें तो क्या होता है, यहीं से अल्फ़ा को अकेला छोड़ना है तो ये R फाइनल माइनस R0, है ना, उधर चला गया, डिवाइडेड बाय R0 इसके साथ था T फाइनल माइनस T इनिशियल। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज़ करेंगे, है ना। अभी इसी को अगर आप डिफ़ाइन आउट करना चाहेंगे कि इसको डिफ़ाइन करना है, उसके बाद देखते हैं हम, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अभी अगर इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर को हम डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो हम कहेंगे चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, है ना। सो आई कैन राइट दिस इज अल्फ़ा इज चेंज इन रेजिस्टेंस एंड चेंज इन रेजिस्टेंस, ये पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर with per degree rise in temperature, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़, थोड़ा सा एक और हिंट दे देती हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स में आपके यूज़ होगा वो। अब आपका ये आ गया कि R फाइनल जो है, R फाइन क्या निकाला हमने, R फाइनल इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आ गया, है ना। तो अगर आपके पास दो टेम्परेचर दिए हुए हैं तो R1 टेम्परेचर दिया हुआ, तो R1 पे टेम्परेचर जो होगा दैट विल बी R0 1 प्लस अल्फ़ा, दिस विल बी योर T1 माइनस T0 बिकॉज R0 इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, दिस इज़ व्हाट यू हैव। अगर आपको R2 टेम्परेचर पे आया हुआ है, इट विल बी R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T0, लाइक दिस, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैं ग्रीन से लिखने लगी, दिस इज इक्वल टू अगेन राइट एज R0 1 प्लस अल्फ़ा T1, है ना। T0 इज व्हाट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, R0 इज द रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। तो अगर सेम मटेरियल का है और उसमें टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो आपको कंपैरिजन में यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट R1 अपॉन R2, ये मैं पूछूंगी आपसे ना न्यूमेरिकल्स में जब आएगा, R1 अपॉन R2 कैन बी रिटन एज, यहाँ ये दोनों को अगर रेशो लेंगे तो R0 कट जाएगा, इट विल बी 1 प्लस अल्फ़ा T1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T2। तो न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यू कैन यूज़ दिस रिलेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन हो गई इसकी। अब इसकी अगर आपको यूनिट देखनी है, अल्फ़ा की यूनिट ऑफ अल्फ़ा की बात कर लेते हैं। सो यूनिट क्या हो जाने वाली है, दैट इज़ अ चेंज इन, अल्फ़ा क्या था,
अल्फा इज R final minus R0, that is change in resistance to original resistance into the change in temperature, ऐसे दिया ना. So this will be what, ये आपका ohms में आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये भी ohms में आ जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर कितना, डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा. सो ओम से ओम कट जाएगा, तो दिस विल बी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. सो पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन, और यू कैन राइट एज पर केल्विन. दिस इज द यूनिट यू विल बी यूजिंग. डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका. डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा आपका, क्या है ना, इसमें m है, m0, L0, T0, सिर्फ क्या है आपका टेम्परेचर है, केल्विन इनवर्स. सो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला. आप देखिए इसमें अल्फ़ा की वैल्यूज़ देखते हैं कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा कैसी होती है. वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, सो पहला लेते हैं कंडक्टर में कैसी होगी. कंडक्टर देखेंगे हम, सेमी कंडक्टर देखेंगे, और हम अलॉय में भी देखेंगे. ठीक है, अलॉयज़ में क्या होता है. सो इफ़ यू सी हियर, आप अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर के साथ, विद टेम्परेचर, सो कंडक्टर में क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट मीन R फाइनल इज़ ग्रेटर देन R इनिशियल. तो इस वाले फार्मूला में जब डालोगे आप, अल्फ़ा का फार्मूला क्या था, अल्फ़ा का फार्मूला इज़ R final minus R0 divided by R0 into the change in temperature. So R final is greater than R1, so alpha is, this implies alpha is positive. इसमें क्या होता है, temperature increase then the resistance decreases. That means R final is less than R initial. So this implies ये final आपका कम है, alpha is negative, right? और this nearly, इसके alloy में क्या होता है, with the increase in temperature resistance nearly no change. So alpha is nearly zero, हल्का सा change. This is what this factor will be also for resistivity. और आप रो के लिए भी यही बात लिखोगे, रो के लिए भी एग्जाम में अगर पूछ लेते हैं तो. अब आर्स जो है वो उधर पे हमारे को क्वेश्चन आ गया, हमें ये मालूम है कि R इज़ इक्वल टू, हमारी जो इक्वेशन आई थी पीछे, R इज़ इक्वल टू क्या आई थी, R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी ही लिख देते हैं अभी, है ना, डेल्टा टी. दिस इज़ व्हाट वी हैड. तो अगर इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिखना है, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी अगर आप लिखना चाहें, तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, R0 की जगह हो जाएगा रो 0 एल अपॉन ए, है ना. दिस इज व्हाट वी कैन ऐड. दिस इज इनटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. सो ये चीज़ें कट जाएंगी, एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा. सो रो विल बी इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. तो यहीं से अगर आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछते हैं, सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी में चले जाएंगे, देन इट विल बी इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर. इसको यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, दिस विल बी और अल्फ़ा बार लगा लेते हैं, है ना. तो इसमें जो वेरिएशन, जैसे ये R इज इक्वल टू R0 आया, वैसे ही रो के लिए जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी दिस समथिंग लाइक दिस, चेंज्ड फॉर्म. अगर आपने ऐसे नहीं भी करना है तो उसको याद रखने के लिए आप, यू कैन से दैट फॉर रेजिस्टिविटी इट इज़ दैट रो इज इक्वल टू रो 0 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा बार एंड द चेंज इन टेम्परेचर होता है. ठीक है, अल्फ़ा बार के फॉर्म में है. सो अल्फ़ा बार दैट विल बी इक्वल टू व्हाट,
अल्फ़ा बार विल बी इक्वल टू रो माइनस रो ज़ीरो, यहाँ अल्फ़ा इज आर फाइनल माइनस आर ज़ीरो, तो यहाँ पे भी ये रो फाइनल वर्ड यूज़ कर देते हैं बाई रो ज़ीरो इंटू डेल्टा टी। तो सेम ही है, चेंज इन रेजिस्टिविटी और ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, वो रो से ये इसकी जो यूनिट है वो कट जाएगी एंड सिर्फ टेम्परेचर केल्विन दोनों की जो यूनिट है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। जैसे यहाँ ओम्स था, रो की क्या बताई हुई है आप लोगों को, आर इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पहले हम पढ़ चुके हैं, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम्स मीटर। तो इसमें जब आप यूनिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बार विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू ओम मीटर डिवाइडेड बाय ओम मीटर एंड डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन। तो ये तो कट ही जाना है, इसने आना, इसकी भी यूनिट ने क्या आना है, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, दिस वे द यूनिट्स विल बी। और वैल्यूज जो अल्फ़ा बीट इनकी पॉजिटिव होगी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव, अलॉय नेगेटिव। दिस इज व्हाट वी हैव डन दिस पार्ट। अब थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। सो क्वेश्चन इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव हियर इज question number 1, what is the temperature, at what temperature would the resistance of the copper wire will be doubled if its resistance at 0 degree centigrade। तो जो अगर लेट आप ये कह लो at 0 degree centigrade resistance is R0, so at what temperature, at this is T1 is temperature 1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया ना, सो T2 आपसे पूछा है रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल 2 टाइम्स R0। तो T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको T2 की वैल्यू जब निकालनी है तो आप इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज गिवन एज व्हाट, resistance at any temperature T will be equal to R0 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा T जो फाइनल है, फाइनल टेम्परेचर दैट इज फाइनल माइनस द इनिशियल टेम्परेचर T0 होगा, दिस T इनिशियल हम बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव। सो यहाँ RF आपसे पूछा हुआ है, RF की जगह कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स R0 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ अल्फ़ा भी दिया हुआ है आपको 3.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। सो आप यहाँ पे डाल देंगे 3.9 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर क्या है, T फाइनल आपको निकालना है, T इनिशियल इज 0, दिस इज व्हाट वी हैव। R0 से R0 कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3.9 इंटू 10⁻³ इंटू T फाइनल। सो दिस ये 1 को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻³ T फाइनल। सो T फाइनल टेम्परेचर इज 1/3.9 इंटू 10⁻³ इसको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, T फाइनल इज इक्वल टू -3 ऊपर चला जाएगा, 10/39 इंटू 10⁻³ तो इसको आप कर लीजिए कितना हो जाएगा, 3.9 को हम लिख सकते थे ना 39/10, 10 ऊपर चला गया तो दिस इज इक्वल टू योर, ये -3 ऊपर गया तो +3 सॉरी है ना, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 39 डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ आंसर आएगा। सो कितना टेम्परेचर इसका आना है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए एंड इट शुड कम आउट टू बी समथिंग, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, दिस विल कम आउट टू बी 256 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए। फिर एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम्स है एट रूम टेम्परेचर,
यानी जब टेम्परेचर कितना है T1, टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस R1 इज़ गिवन एज 100 ohms. If it is is used as a heating element, at what temperature its resistance would be 117. आपको T2 पूछा है इन्होंने कि कितना होगा, at resistance will become equal to 117 ohms, and अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी हुई है 1.7 into 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स. अगेन सिंपल, सेम चीज़ ही हमने लगानी है, सेम फार्मूला लगा देंगे. तो what will be your R2 की वैल्यू, R2 will be equal to R1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फ़ा, इसमें हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, है ना. सो दिस R2 की वैल्यू इज़ गिवन आपको 117 इज़ इक्वल टू R1 कितना दिया हुआ है 100, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴. डरना नहीं होती वैल्यू देख के, ठीक है. इंटू T2 कितना है पता नहीं, T1 कितना है 27. बस यहाँ से आप T2 को अकेला छोड़िए, निकाल लीजिए. तो ये नीचे हो जाएगा 117 डिवाइडेड बाय और 100. इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यूज़ आती है. सो व्हाट वैल्यू इट विल कम, 117 हो गया. इसको थोड़ा सा 100 से अंदर कर लेते पहले तो ज़्यादा अच्छा था. दिस विल बी इक्वल टू इसको T2 को अकेले छोड़ना है ना हमने, T2 माइनस 27 अकेला छोड़ना है. तो आप क्या करोगे, इसका मतलब ये हो गया आपका 100 प्लस 100 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू T2 माइनस 27. तो ये 100 यहाँ गया तो कितना हो जाएगा 17, है ना. 17 इज़ इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ है, ये 2 + 2 है, ये हो जाएगा -2 इंटू T2 माइनस 27. सो दिस इज़ इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻² इज़ इक्वल टू T2 माइनस 27. दिस इज़ 170 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 10⁻², -2 पर चला गया, प्लस T2 माइनस 27. ये हो गया 17 1 सा 17 10 सा, ये कितना हो गया आपका बच्चे 1000, है ना. 1000 3 0 आ गए इज इक्वल टू T2 माइनस 27. तो T2 इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेंटीग्रेड. सिंपल कैलकुलेशन. बस ये देख के पहले ही डर जाते, देखो इन्होंने नंबर भी इतना अच्छा दिया हुआ है, इधर 117 है तो इधर 1.7 दे के रखा है, वो कैलकुलेशन ईजी रहती. बट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या लगाना है. आप देखते हैं मेटालिक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस इज़ 1.1 ओम एट 20 डिग्री एंड रेजिस्टेंस 1.7 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. आपको दिया हुआ है T1 टेम्परेचर पे, T1 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना बता रहा है रेजिस्टेंस 1.1 ओम्स, और T2 पे बता रहा है, T2 कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर बता रहा है R2 इज़ इक्वल टू 1.7 ओम्स. आपसे अल्फ़ा जो है वो पूछा हुआ है. तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था अभी की जब रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे कि अगर आपको ऐसे अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो आप इस तरह से वैल्यूज़ लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, जहाँ कैलकुलेशन से वन. तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा T1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T2. R1 कितना दिया हुआ है 1.1 डिवाइडेड बाय 1.7 इज़ इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा कितना है आपको पता नहीं 20 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 अल्फ़ा. ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल कट जाएगा, इट विल बी 11/17 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 20 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 अल्फ़ा. राइट, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए ये वैल्यू को. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट,
कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी. दिस विल बी 11 plus 1100 alpha is equal to 17 plus 17 to the 340 alpha. So this will be your 1100 alpha minus 340 alpha is equal to 17 minus 11. 17 minus 11 is 6 और ये कितना हो जाएगा? 0 अल्फ़ा तो है ही, 0 10 में से 4 गया 6, 10 में से 3 गया 760 यस 760 अल्फ़ा 760 340 कितना हो गया 10 11 ठीक है. सो दिस इज़ अल्फ़ा. सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कितना हो गया आपका 6/760. इसको सॉल्व कर लेना आपने. इट शुड कम आउट टू बी, मैं आंसर दे दे रही हूँ, कैलकुलेशन आप अपने आप करके देखेंगे. 7.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड. ठीक है, ये आ जाना चाहिए. अच्छा, ये इसको कलर कोडिंग पे क्वेश्चंस. बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही. 3 questions we have done. The rest we'll do in the next lecture.